कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है जिसने संविधान में संशोधन के प्रस्ताव की नींव रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जैसे ही प्रस्ताव रखा, विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। संविधान संशोधन विधेयकों पर विपक्ष के विरोध के साथ ही मॉनसून सत्र समाप्त हो गया और अब शीतकालीन सत्र में ये मामला उठेगा। तब तक के लिए इसे जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। आप समझ ही गए होंगे कि हम उन्हीं विधेयकों की बात कर रहे हैं जिसने देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। तारीख 20 अगस्त लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होती है और अमित शाह 130वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि पीएमसीएम बिल का प्रस्ताव रखते हैं। वही पीएमसीएम बिल जिसमें 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ने यानी कि पद से हटाए जाने का प्रावधान है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक पेश होते ही सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने इसकी प्रतियां फाड़कर सामने की ओर उछाल दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को शांत करने की कोशिश की। वो कहते रहे, ये उचित व्यवहार नहीं है, पूरा देश देख रहा है। आप संसद के सदस्य हैं, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी रहा। आखिरकार उन्हें यही कहना पड़ा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सरकार ने इन विधेयकों को 21 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, जो ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। आखिर ये पीएमसीएम बिल है क्या? इसे लाने के पीछे सरकार का क्या तर्क है और विपक्ष इतना नाराज क्यों है? आज के 360 डिग्री विश्लेषण में हम समझते हैं पूरे मामले को विस्तार से। सीधे शब्दों में कहें तो ये विधेयक देश के ऊंचे संवैधानिक पदों, केंद्र या राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के लिए भी एक ऑटोमेटिक रिमूवल का प्रावधान करता है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इस विधेयक के मुताबिक अगर इनमें से कोई भी नेता किसी ऐसे गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक की जेल हो सकती है, तो उसे पद से हटना ही होगा। प्रक्रिया कुछ ऐसी होगी। 31वें दिन तक केंद्रीय मंत्रियों के लिए प्रधानमंत्री या राज्य के मंत्रियों के लिए मुख्यमंत्री को उन्हें हटाने की सलाह देनी होगी। प्रधानमंत्री के मामले में वो खुद ऐसा करेंगे। अगर 31वें दिन तक ऐसा नहीं होता तो 32वें दिन से वो पद अपने आप खाली माना जाएगा। वहीं केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों को राज्यपाल हटा सकते हैं। दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल यानी कि एलजी को यह अधिकार प्राप्त होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर बाद में उस नेता को आरोपों से रिहा कर दिया जाता है या वो बरी हो जाता है तो उसे दोबारा उसी पद पर नियुक्त
किया जा सकता है। ऑटोमेटिक रिमूवल वाले प्रावधान के लिए संविधान के 3 अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अनुच्छेद 75 जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के बारे में है, अनुच्छेद 164 जो राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में है, अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में है। संविधान की इन धाराओं में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर अपने पद पर रहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह बनाम पंजाब, नबाम रेबिया केस और अन्य कुछ एक मामलों में साफ किया है कि ये इच्छा मनमानी नहीं हो सकती, बल्कि संविधान की मर्यादा से बंधी है। पूरा बवाल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। आखिर ये बिल लाया क्यों गया, तो हम आपको ये बताते हैं। इलेक्शन राइट्स संस्थान एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव जीतने वाले 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में यह आंकड़ा 30% था, 2014 में यह बढ़कर 34% हुआ और फिर 2019 में 43% यानी कि देश में राजनीति का अपराधीकरण लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीर सुधारनी है तो एक कारगर कानून जरूरी है। अब देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर नजर डालते हैं। 1994 में मुंबई केस में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र में संवैधानिक नैतिकता को जरूरी बताया था। 2014 में मनोज नरूला केस में भी कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को मंत्री बनाना गलत है। सबसे चर्चित उदाहरण 2013 का लिली थॉमस केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई सांसद या विधायक दोषी सिद्ध होते ही अयोग्य हो जाएगा, यानी इसकी सदस्यता चली जाएगी। आपको याद होगा कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी पर इसी फैसले के तहत कार्रवाई हुई और उनकी सदस्यता चली गई थी। मौजूदा प्रस्तावित बिल इन्हीं फैसलों से नैतिक आधार तो लेता है, लेकिन इसमें आरोप सिद्ध होने की बजाय केवल गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत को भी पद से हटाने की शर्तों में शामिल कर दिया गया है। इस बिल को लाने के पीछे सरकार का तर्क संवैधानिक नैतिकता और जनता के विश्वास को बनाए रखना है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि जनप्रतिनिधियों का आचरण सभी संदेहों से परे होना चाहिए और राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर जन कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि सरकार का लक्ष्य संविधान में एक स्पष्ट कानूनी व्यवस्था लाना है जो अभी तक मौजूद नहीं है। हालांकि इसके पीछे कुछ घटनाएं भी हैं जो कि नैतिकता के पैमाने पर खरी नहीं उतरी। इसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली लिकर पॉलिसी में अनियमितता के आरोप में जेल में रहे, लेकिन महीनों तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और जेल से ही सरकार चलाते रहे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी जो भ्रष्टाचार के एक मामले में 8 महीने तक जेल में रहे, लेकिन तब तक मंत्री पद पर बने रहे जब तक कि कोर्ट के आदेश पर उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ा। बिहार का चारा घोटाला पूरा देश जानता है। लालू प्रसाद यादव कैसे जेल से ही सरकार चलाते रहे, चाहे खुद सीएम रहे या फिर बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी। इतिहास में झांक कर देखें तो बड़े बड़े नेता नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे। 1963 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री केशव देव मालवीय पर एक निजी कंपनी से कांग्रेस उम्मीदवार को चुनावी सहायता दिलवाने का आरोप लगा। आरोप बड़ा नहीं था, फिर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से गोपनीय जांच कराई। जांच में कुछ तार निकले और नेहरू ने मालवीय का इस्तीफा स्वीकार कर दिया। 1996 में पीवी नरसिम्हा राव के सेवाकाल में चर्चित हवाला कांड में नाम आने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद ही संसद की सदस्यता छोड़ दी थी। नैतिकता ही उनके इस्तीफे का आधार थी। हालांकि बाद में कोर्ट से वो दोष मुक्त हो गए। 2004 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन पर हत्या के आरोप लगे और गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने तत्काल ही केंद्रीय कोयला मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में भले ही वो कोर्ट में बाइज्जत बरी हुए, लेकिन उन्होंने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। 2012 में केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप तय किए। उसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे दिया और कहा कि मेरा कर्तव्य है पार्टी, सरकार और पीएम मेरी वजह से असहज ना हो। 2014 में आय से अधिक संपत्ति मामले में बेंगलुरु कोर्ट से दोषी ठहराए जाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1 साल बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया, तब वो दोबारा सीएम बनी थी। लेकिन आज राजनीति में नैतिकता की परंपरा कमजोर पड़ गई है। इस नाते मौजूदा सरकार का पक्ष मजबूत दिखता है कि क्या जेल को सीएम हाउस या पीएम हाउस बना दिया जाए।
क्या डीजीपी, मुख्य सचिव जैसे सीनियर अधिकारी जेल जाकर मंत्रियों से परमिशन लेंगे? तमाम जरूरी बैठकें क्या जेल के भीतर हो? और क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए सही है? विपक्ष ने इस बिल को लोकतंत्र पर हमला और केंद्र की तानाशाही बताया है। कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम समेत कई दलों ने कहा कि ये संशोधन न्यायपालिका की भूमिका को दरकिनार करके कार्यपालिका को फैसले का अधिकार देने जैसा है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे काला बिल कहा है, तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकतंत्र को पुलिस राज में बदलना चाहती है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये बिल रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन के मूल सिद्धांत के खिलाफ जाता है, जो कि ये कहता है कि तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता जब तक अदालत में उसका दोष साबित न हो जाए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये बिल संविधान के मूलभूत ढांचे को तोड़ता है। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। विपक्ष को इस कानून के जरिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी डर है। उन्हें लगता है कि सत्ताधारी पार्टी इस कानून का इस्तेमाल ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए विपक्षी राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए करेगी। इस तर्क के पक्ष में विपक्ष आंकड़े देता है कि पिछले 11 सालों में ईडी ने 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट महज 0.5% है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 2023 में सदस्यता खो देने का उदाहरण देते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। अगर ये कानून पहले होता तो राहुल गांधी को 30 दिनों के भीतर ही पद छोड़ना पड़ता, भले ही बाद में वो बरी हो जाते। इस बिल के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी एक नजर इन पर भी हम डाल लेते हैं। इस बिल के पक्ष में कहा जा रहा है कि उच्च पदों पर बैठे लोगों का आचरण उच्च स्तरीय होना चाहिए। जेल से सरकार चलाना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में हिरासत में लिए गए नेता के मंत्री पद पर बने रहने से जनता का भरोसा टूटता है। जेल में बैठा मंत्री प्रशासनिक कामकाज ठीक से नहीं कर सकता। ऐसे में सीनियर पदाधिकारियों का जेल जाना प्रैक्टिकल नहीं है। पीएम मोदी ने खुद को इस कानून के दायरे में रखा है, जबकि 1975 में इंदिरा गांधी ने 39वें संशोधन से खुद को कानूनी दायरे से बाहर रखा था। इसी तरह बिल के विरोध में भी तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि बिल कानून के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है। महज गिरफ्तारी के आधार पर किसी को पद से हटाना अन्यायपूर्ण है। दूसरा, सत्ताधारी पार्टी विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर सकती है, यानी किसी न किसी बहाने 30 दिन तक जेल में रखना और बेल का विरोध करना। तीसरा तर्क ये कि ये बिल केंद्र को राज्यों की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। और चौथा तर्क ये कि बिल में प्रस्तावित प्रक्रिया न्यायपालिका को बाईपास करती है और कई बार जुडिशियल प्रोसेस के धीमी प्रक्रिया के चलते भी बेल नहीं मिल पाती, जो कि आरोपी की गलती नहीं है। There is a lot of action going on. You must have heard, I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. बिल पर राहुल गांधी के विरोध करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आड़े हाथ में लिया। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। जब राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के अध्यादेश को फाड़ा था, उस दिन उनकी नैतिकता कहां पर थी? जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको
बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। अमित शाह ने इसी इंटरव्यू में कहा कि देश के लोकतंत्र के लिए ये शर्म की बात है कि कोई प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए। जब संविधान बना था तब संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि भविष्य में ऐसे नेता होंगे जो जेल में रहकर भी सरकार चलाएंगे। हमें अपने नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। इस बिल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बिल केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि संसद में सरकार की ताकत का भी टेस्ट है। दरअसल संविधान में संशोधन के लिए सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब लोकसभा में एनडीए के पास 543 में से 293 सीटें हैं, जबकि इस बिल को पास कराने के लिए जरूरत है 100% वोटिंग की स्थिति में कम से कम 362 सांसदों के वोट की। विपक्ष में इंडिया गठबंधन के 236 सदस्य हैं। कमोबेश ऐसी स्थिति उच्च सदन में भी है, यानी कि राज्यसभा में। यानी सरकार को अपने सहयोगियों के अलावा विपक्ष के कुछ सदस्यों का भी समर्थन चाहिए होगा। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने समर्थन का वादा किया है। हालांकि जेडीयू और टीडीपी ने इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों की मांग की है ताकि कानून का दुरुपयोग ना हो सके। तो अब सवाल यह है कि बिल को कानून में बदलने के लिए आगे की राह क्या है। इसके कई संभावित परिदृश्य हो सकते हैं। पहला, जेपीसी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल पर विस्तार से विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र तक पेश करेगी। हालांकि विपक्ष ने जेपीसी का भी विरोध करने की बात कही है, जबकि बहिष्कार के बावजूद जेपीसी अपना काम करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो सभी दलों से बातचीत करेंगे। दूसरा, राजनीतिक समझौता। सरकार विपक्ष और अपने सहयोगियों से बातचीत करके बिल में कुछ बदलाव कर सकती है, जैसे हिरासत की अवधि बढ़ाना या केवल उन्हीं मामलों में लागू करना जो सीधे भ्रष्टाचार से जुड़े हों। इससे कुछ विपक्षी दलों का समर्थन हासिल हो सकता है। अगर ये बिल संसद से पास भी हो जाता है तो भी ये तो तय है कि विपक्ष इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। ऐसे में कोर्ट को यह तय करना होगा कि ये संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता। आने वाले समय में ये बिल पॉलिटिकल नैरेटिव का केंद्र बना रहेगा। सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के तौर पर पेश करेगी, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र पर खतरा बताएगा। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और आगे के चुनाव में ये एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। कुल मिलाकर 130वां संविधान संशोधन विधेयक सिर्फ एक कानूनी प्रस्ताव नहीं है, बल्कि एक सवाल है कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। एक तरफ संवैधानिक नैतिकता और साफ सुथरी राजनीति की मांग है, तो दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता का सवाल और कार्यपालिका के दुरुपयोग का डर है। सरकार का इरादा साफ है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को सत्ता के गलियारों से दूर रखना है, लेकिन विपक्ष की चिंता भी वाजिब है कि कहीं ये कानून सत्ता की मनमानी का हथियार न बन जाए। रास्ता तो शायद बीच का ही निकालना होगा। अंत में यही सवाल बचता है कि क्या हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन गिल्टी के मूल सिद्धांत से समझौता करने को तैयार हैं, या फिर हमें नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी पर भरोसा करना चाहिए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी ऐसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विश्लेषण के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।